फ़ोकानिया उर्दू की सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के इस वीडियो में आप लोग को मिलने वाला है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैं हर एक सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराती हूँ। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पे करा दिया है, 2 या 3 सब्जेक्ट्स बच गए हैं, उसके भी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दूँगी। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे इस वीडियो में उर्दू के सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं उर्दू की करा चुकी हूँ। जिन्होंने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं किया है, कर लेना, ठीक है? लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी, या फिर आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लेना। फ़ोकानिया एग्ज़ाम 2027 इस नेम से प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पे आप लोग चेक कर लेना। हर एक सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर आप लोग देखेंगे मुख्तसर सवाल यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मारूजी सवाल यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं पहले करा चुकी हूँ, और भी क्वेश्चन कराऊंगी जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा। और इस वीडियो में मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिया है, कुछ ही क्वेश्चन लिए हो जो इंपॉर्टेंट है। और ये सब सवाल किस तरीके से आप लोग के एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है वो भी यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट सवाल जो है, उर्दू ज़ुबान की ख़ास बातें क्या है। अब हो सकता है आप लोग के एग्जामिनेशन में डायरेक्ट ये सवाल रहे, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आप लोग के एग्जामिनेशन में इसी सवाल को थोड़ा सा और घुमा कर दे दिया जाए। अब इस सवाल को किस तरीके से पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे आप लोग का एक इस तरीके से सवाल बन सकता है, उर्दू ज़ुबान की कुछ खसूसियात लिखें, या उर्दू ज़ुबान होता क्या है। तो इस तरीके से सवाल बन सकता है। तो जो भी सवाल बने आप लोग को लिखना यही है। तो उर्दू ज़ुबान की कुछ ख़ास बातें यहाँ पे देखेंगे आप सभी। उर्दू एक बहुत आसान और मीठी ज़ुबान है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें हिंदी, अरबी, फ़ारसी और दूसरी ज़ुबानों के अल्फाज मिले हुए हैं। ये ज़ुबान हिंदुस्तान के सभी लोगों को आपस में जोड़ती है। तो यहाँ पर मैंने जो इस क्वेश्चन का आंसर दिया है, तो ज़्यादा भारी अल्फाज यूज़ नहीं की हूँ मैं, कुछ सादा सिंपल सा यहाँ पे मैंने वर्ड्स को लिखा है, जिससे कि आप लोग को समझने में आसानी हो। ऐसा नहीं हो कि एक दो वर्ड यहाँ पे मैं कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर लूँ और आप लोग को समझ में ही नहीं आए, और एक दो वर्ड समझ में नहीं आएगा तो पूरा सेंटेंस ही समझ में नहीं आएगा। इसलिए एकदम सिंपल सा यहाँ पर मैंने आंसर लिखा है। दूसरा सवाल यहाँ पर है, चकबस्त की शायरी की सबसे बड़ी खूबी क्या है। तो क्या है, तो इनका सबसे पहले आप लोग को नाम जानना होगा। इनका पूरा नाम पता है क्या है? पंडित ब्रज नारायण चकबस्त। और ये क्या है, तो ये एक शायर निगार है, और इनकी शायरी की सबसे बड़ी खूबी अपने मुल्क यानी अपने कंट्री से मोहब्बत है। यानी कि ये क्या करते हैं, अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। वह अपनी नज़मों के ज़रिए लोगों में मुल्क की खिदमत यानी कंट्री की खिदमत और आज़ादी का जज्बा पैदा कराते हैं। यानी कि जो चकबस्त है ये एक शायर है, ठीक है, और इन्हें अपने वतन से, अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत है। और ये जो नज़म लिखते हैं तो उसमें वो क्या करते हैं, तो उसमें भी वो क्या करते हैं, अपने मुल्क की खिदमत और आज़ादी का जज्बा पैदा कराते थे। तीसरा सवाल है यहाँ पर, अफसाना नया कानून में मंगू कोचवान क्यों खुश था। यहाँ पर एक अफसाना है नया कानून, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो इसी में पूछा जा रहा है कि नया कानून में मंगू कोचवान क्यों खुश था। तो वो क्यों खुश था, अगर चैप्टर पढ़े होंगे तभी तो आप लोग को पता होगा कि वो क्यों खुश हुआ था। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे, मंगू कोचवान ने सुना था कि 1 अप्रैल यानी 1 अप्रैल से नया कानून आने वाला है। उसको लगा कि नया कानून आने से अंग्रेज़ों का जुल्म ख़त्म हो जाएगा और गरीबों के दिन बदल जाएंगे, इसीलिए वह बहुत खुश था। तो यहाँ पे आप लोग को पता चला कि अफसाना नया कानून में मंगू कोचवान क्यों खुश था। अब यहाँ पे देखेंगे अगला सवाल है, मुसद्दस किसे कहते हैं। मुसद्दस किसे कहा जाता है, तो आप सभी को पता है कि 6 लाइनों वाले मिसरे को क्या कहा जाता है, मुसद्दस कहा जाता है। यानी मुसद्दस उस नज़्म को कहते हैं जिसके हर बंद में 6 लाइनें यानी मिसरे हों, ठीक है, 6 मिसरे कहो चाहे लाइनें कहो, तो 6 लाइनें यानी मिसरे होते हैं। उसकी पहली 4 लाइनें एक जैसी आवाज़ यानी कि काफिया वाली होती है, और आखिरी 2 लाइनें अलग होती है। अब थोड़ा सिंपल में यहाँ पे मैं आप लोग को समझाती हूँ। मुसद्दस किसे कहते हैं, तो मुसद्दस उस नज़्म को कहते हैं जिसके हर बंद में 6 लाइनें यानी मिसरे होते हैं, और उसकी पहली 4 लाइनें एक जैसी आवाज़ वाली होती हैं, यानी पहली जो 4 लाइनें होती हैं वो काफिया होती हैं, और आखिरी 2 लाइनें अलग होती हैं। क्लियर। अब अगला सवाल लिखेंगे आप लोग, दास्तान और अफसाने में क्या फ़र्क है। यानी दास्तान क्या होता है, अफसाना क्या होता है, और इन दोनों में फ़र्क क्या होती है। तो दास्तान एक लंबी कहानी होती है। दास्तान क्या होता है, तो ये एक लंबी कहानी होती है जिसमें परी, जादू या फिर ख़याली बातें ज़्यादा होती हैं।
लेकिन अफ़साना एक छोटी कहानी होती है जिसमें हमारी रोज़मर्रा की सच्ची ज़िंदगी और हालात बयान किए जाते हैं। दास्तान समझ में आया, ये एक लंबी कहानी होती है, ठीक है, लॉन्ग स्टोरीज जो होते हैं वो। अफ़साना क्या होता है, इसमें छोटी कहानी होती है। और दास्तान में क्या होता है, परी, जादू या फिर कुछ ख़याली बातें होती हैं, जो इमेजिनेशन वाली चीज़ें होती हैं उसका ज़िक्र होता है दास्तान में। लेकिन अफ़साने में क्या होता है, इसमें रियल जो ज़िंदगी में हो रहा है उस चीज़ का ज़िक्र किया जाता है अफ़साने में, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे मैं 2 ली हूँ, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक यहाँ पर है मिर्ज़ा गालिब की गज़लों की खूबियाँ बताएं। तो यहाँ पर आप लोग उनकी खूबियाँ लिखेंगे। मिर्ज़ा गालिब उर्दू के बहुत बड़े शायर थे। उनकी गज़लें में ये 3 अहम बातें मिलती हैं, यानी जो मिर्ज़ा गालिब की गज़लें हैं इनमें 3 अहम बातें मिलती हैं। कौन कौन सी बातें मिलती हैं? तो एक तो उनकी गहरी सोच होती है, वह ज़िंदगी और दुनिया के बारे में बहुत गहरी बातें करते हैं। दूसरा उनका शोखी और मजाक, ठीक है, उनकी शायरी में हल्का फुल्का मजाक और शोखी होती है, ठीक है। उसके बाद नया अंदाज उनके शायरी में मिलता है, वह पुरानी बातों को भी बिल्कुल नए और ख़ूबसूरत तरीके से बयान करते हैं। तो ये सब चीज़ आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे मिर्ज़ा गालिब के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है मिर्ज़ा गालिब की गज़लों की खूबियाँ बताएं। तो मिर्ज़ा गालिब के बारे में मत लिख देना, उनके गज़लों की खूबियाँ के बारे में लिखना, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हो सकता है कि आप लोग के एग्जामिनेशन में गज़लों की खूबियाँ नहीं पूछी जाए, यहाँ पर पूछ दिया जाए मिर्ज़ा गालिब की हालात ज़िंदगी के बारे में लिखे। तो ये सब आप लोग को याद हो ही चाहिए, ठीक है। अब अगला सवाल है, यहाँ पे नीचे दिए गए अशार का मतलब यानी तशरीह लिखें। यहाँ पे देख सकते हो एक अशार दिया गया है और इसका मतलब पूछा जा रहा है, यानी इसकी तशरीह करनी है आप लोगों को। तो यहाँ पे अब आप लोग देखोगे लाइन वाइज आप लोग को यहाँ पे इसकी तशरीह करनी है। तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे, इस बंद में शायर कहता है कि अपनी निगाह है कर मसाज पर सहरा चमन बनेगा वह है मेहरबान अगर, यानी कि हमारी नज़र सिर्फ़ अल्लाह ताला की मेहरबानी पर होनी चाहिए। अगर अल्लाह मेहरबान हो जाए तो सूखा जंगल भी हरा भरा बाग बन सकता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, जंगल हो या पहाड़, सफ़र हो कि हो हज़र, रहता नहीं वो हाल से बंदे की बेखबर। इंसान चाहे घर में हो या सफ़र में या जंगल में हो या पहाड़ पर, अल्लाह ताला अपने बंदों को कभी नहीं भूलता और हमेशा उनकी मदद करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को किसी भी शेर की तशरीह करनी है और मैं ऐसे प्रैक्टिस करा ही दूँगी, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन में 1 या 2 सवाल इस तरीके का ज़रूर पूछा जाएगा। तो ये था उर्दू का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट्स की मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा दूँगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, जब तक आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर लें।